ओके गाइस, वेलकम टू द क्लास। हमारे पास क्लास ऑफ ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज। लास्ट क्लास के अंदर, दैट मीन्स यस्टरडे, वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड रिस्क, एंड वी आर डन विद द डिविजन ऑफ लेबर एज वेल। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द चेक लिस्ट हमने ये सारे एरियाज कवर कर लिए हैं। The only thing that we are left with is concept of value added and the methods of adding value. So let's start हमारी क्लास। The concept of added value। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एडेड वैल्यू का मतलब क्या है। व्हाट दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इन बिजनेस, या फिर फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि अगर एग्जामिनर हमसे कहता है कि इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, तो इन ऑर्डर टू शो योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज यू हैव टू डिफाइन इट। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हम एडेड वैल्यू के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखें, एडेड वैल्यू हमारे पास बेसिकली होता क्या है। वैल्यू एडेड टैक्स होता है एक हमारे पास। इन इकोनॉमिक्स यू आर गोइंग टू लर्न अ चैप्टर और यू आर गोइंग टू कवर अ चैप्टर दैट इज नोन एज टैक्सेशन। तो इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और इन दैट चैप्टर यू आर गोइंग टू कवर वैल्यू एडेड टैक्स। इट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू एडेड है या एडेड वैल्यू है या एडिंग वैल्यू है या वैल्यू एडिशन, मल्टीपल नेम्स है हमारे पास। एग्जामिनर इसको इस तरीके से भी कह सकता है, एडेड वैल्यू, या फिर एग्जामिनर इसको वैल्यू एडिशन के नाम से भी पूछ सकता है। और हमारे पास इसके रिलेटेड एक और चीज़ होती है दैट इज नोन एज एडिंग वैल्यू। अब एडिंग वैल्यू का मतलब क्या है हमारे पास। हम कहते हैं ना कि बाय योर पार्टिसिपेशन और बाय हायरिंग हिम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ही इज गोइंग टू ऐड वैल्यू इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, और यू आर अ गुड वैल्यू एडिशन इन टू आवर टीम। तो वैल्यू एडिड का मतलब क्या है कि समथिंग समवन इज एक्चुअली एडिंग द वैल्यू इन सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट और टीम और ऑर्गेनाइजेशन और इन द मैनेजमेंट। वैल्यू बढ़ाने का मतलब है एडिड वैल्यू। अब यहाँ पे बिजनेस के अंदर जब हम एडेड वैल्यू की बात करते हैं तो वी आर रेफरिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज, वी आर रेफरिंग टू द प्रोडक्ट। तो एडेड वैल्यू को कहा जाता है कि हमारे पास इट इज नोन एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। उसके रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी है। अब सर यहाँ पे दो चीज़ें हम समझेंगे। एक चीज़ होती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव और एक चीज़ होती है हमारे पास strategy, and how these two things or how these two things are actually interconnected. Let's take an example। हमारे पास कि हमारे पास एक बंदा है, उसका नाम है सोनू। सोनू अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो एरिया हमारे पास है दैट इज नोन एज PCHS, दैट इज वन ऑफ द एरिया इन कराची। अब उसे PCHS से ट्रैवल करना है गुलशन इकबाल। तो सर ये जो गुलशन इकबाल है ये उसकी डेस्टिनेशन है। यस, उसकी डेस्टिनेशन है वेयर ही वांट्स टू रीच। या फिर आप कह सकते हैं कि जो गुलशन इकबाल है बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव है जो कि उसे अचीव करना है, जहां पे उसे पहुंचना है। अब ये यहाँ पे यूज करता है गूगल मैप, वन ऑफ द एप्लीकेशन, इन ऑर्डर टू नो द डायरेक्शंस कि कैसे वो वहाँ पे पहुँचेगा। और गूगल मैप के अकॉर्डिंग ये यूं 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 करते हुए हमारे पास पर्टिकुलर इतना ट्रैवल करेगा और इसके बाद वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर इसने रोड फॉलो किया है या ये जो पर्टिकुलर रूट है या ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं, इनको कहा जाता है कि दीज आर नोन एज स्ट्रैटेजी। ये कहलाती हैं स्ट्रैटेजी। कि दीज आर द एक्शंस एंड डायरेक्शंस दैट सोनू इज गोइंग टू फॉलो इन ऑर्डर टू रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव दैट इज टू रीच गुलशन इकबाल। तो हमारे पास बिजनेस के लिए भी क्या होता है कि बिजनेस भी यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सेट करता है। Different businesses हैं and they have different objectives to achieve, such as profit maximization, growth, expansion, increasing market share. These are some of the objectives that a business wants to achieve. अब यहाँ पे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, हम जो रूट डिसाइड करते हैं, हम जो एक्शंस फॉलो करते हैं, हम जो डायरेक्शंस फॉलो करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि सर अगर इसकी डेस्टिनेशन PCHS से डिफेंस होती तो क्या अभी भी ये सेम रूट फॉलो करता? ऑब्वियसली नो।
क्यों नहीं फॉलो करता है? क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है तो उसके रिलेटेड डायरेक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। अगर वो सेम रूट को फॉलो करेगा तो ही इज गोइंग टू रीच गुलशन इकबाल, बट ही कैन नॉट रीच टू द डिफेंस। So similarly, when a business sets an objective, okay, we want to achieve profit, we want to achieve expansion, we want to achieve market share, whatever the objective is, according to the objective, the business is going to design the strategy, or they are going to make the strategies. तो जैसे हर जगह पे पहुंचने के लिए रास्ते डिफरेंट होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास बिजनेस के भी जो ऑब्जेक्टिव्स अगर चेंज होंगे तो स्ट्रैटेजीज भी चेंज होंगे। दिस इज वन, नंबर वन। नंबर टू हमारे पास ये, क्या सर एक जगह पे पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है? नहीं, एक रास्ता ये भी है, गूगल मैप ने उसको दिखाया है कि इस तरीके से भी वो फॉलो करके पहुंच सकता था, लेकिन एक रास्ता ये भी है। तो हमारे पास हर जगह पहुंचने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं, कहीं दो होते हैं, कहीं तीन होते हैं, कहीं पांच होते हैं। तो इसी तरीके से बिजनेस को भी जब प्रॉफिट अचीव करना है तो एडिंग वैल्यू इज नोन एज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। दूसरे मेथड्स भी हैं, दूसरी स्ट्रैटेजीज भी हैं जिसके थ्रू द बिजनेस कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, बट एडिंग वैल्यू एंड थ्रू वैल्यू एडिशन द बिजनेस कैन अचीव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यू कैन से दैट एडिंग वैल्यू एंड वैल्यू एडिशन इज नोन एज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट कैन बी यूज बाय बिजनेस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो चलें अब आ जाए हमारे पास वैल्यू एडिशन का, थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया। अब लेट्स सपोज अगर एग्जामिनर हमसे कहता है कि आप इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड उसे डिफाइन कर दें। डिफाइन द टर्म वैल्यू एडेड, एडिशनल, एडिंग वैल्यू, कुछ भी हमारे पास, एडेड वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आप इसे डिफाइन करेंगे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर वन, आप वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन selling price and the cost of material bought in by a business। नंबर वन, एक डेफिनेशन आपके पास ये कि वैल्यू एडिशन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बॉट इन बाय अ बिजनेस। दिस इज नंबर वन। दूसरी आपके पास डेफिनेशन है, जो कि दूसरी भी एक डेफिनेशन होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं आपको टॉपिक की दो तीन डेफिनेशंस लिखाऊंगा एंड दे ऑल आर फुल डेफिनेशन, हाई क्वालिटी डेफिनेशन विच कैन अवॉर्ड यू द फुल मार्क्स। नंबर टू हमारे पास आप कह सकते हैं कि एडेड वैल्यू इज एन इकोनॉमिक benefit that is added by the producer into a product to provide benefit to an end consumer। अब से एंड कंज्यूमर कौन होते हैं? जैसे यू आर द एंड कंज्यूमर ऑफ माय सर्विस, फॉर एग्जांपल ये एसी रूम में लगा हुआ है तो आई एम द एंड कंज्यूमर जो कि इसको पर्टिकुलरली यूटिलाइज करें एंड वी आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। तो ये दोनों की दोनों डेफिनेशंस हैं। अब आ जाए सबसे पहली वाली जो हमारे पास डेफिनेशन है, ये वाली, इस डेफिनेशन को ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या मतलब है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का हमारे पास। व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इन सब चीज़ों को ज़रा समझते हैं। तो आ जाए सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं कि सर सेलिंग प्राइस होती क्या है। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? अब अगर सेलिंग प्राइस की मैं बात करता हूँ तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है कि सेलिंग प्राइस इज नोन एज द फाइनल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ये वो प्राइस है जो फाइनल प्राइस है, फाइनल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज चार्ज बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द कस्टमर। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे राइट नाउ आई हैव अ पेंसिल और उसकी सेलिंग प्राइस है लेट सपोज 20 रुपीज़। तो मैं शॉप पे जाता हूँ और मुझे वहाँ पे कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू गेट दिस पेंसिल सो द सेलिंग प्राइस इज़ 20 रुपीज़। बीइंग अ कस्टमर मैं 20 रुपीज़ पे करूँगा एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू गेट द पेंसिल। सो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस जिस पे प्रोड्यूसर कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है दैट इज नोन एज द फाइनल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज नोन एज द सेलिंग प्राइस। ये अब दूसरी चीज हमारे पास जो यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल।
अब सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल? कॉस्ट ऑफ मटेरियल को यहाँ पे क्या कहा जाता है हमारे पास? आज एग्जांपल लेते हैं। जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो बीइंग अ प्रोड्यूसर आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, जिसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? देखें, जब आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो आप जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसकी मटेरियल की कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ेगी। जो भी आप चीज़ बना रहे होंगे तो उसके लिए लेबर रिक्वायर्ड होगी, तो यू हैव टू फेस द कॉस्ट ऑफ द लेबर। फिर दूसरे आपके पास मिसलेनियस वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे। तो आपके पास मल्टीपल कॉस्ट आर गोइंग टू इनकर व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। तो मेनली हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं? नंबर वन, सबसे पहली चीज़ मटेरियल कॉस्ट। नंबर टू, उसको बनाने के ऊपर जो लेबर एम्प्लॉयड है उसकी कॉस्ट। नंबर थ्री, वेरिएबल एक्सपेंसेस। इन तीनों चीज़ों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन की डेफिनेशन क्या कह रही है? वैल्यू एडिशन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इन दोनों चीज़ों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज एडेड वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर, अगर सेलिंग प्राइस में से मैं मटेरियल की कॉस्ट डिडक्ट कर दूंगा तो क्या मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा? नो, प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट पता है कब आता है? प्रॉफिट तो तब आता है जब आप सारी कॉस्ट और सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दें। लेकिन वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू एडिशन आएगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, राइट नाउ आई हैव दिस पर्टिकुलर हाइलाइटर इन माय हैंड। इसकी सेलिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़। अब उसके ऊपर लेबर लगी है 20 रुपीज़ की, मटेरियल लगा है 20 रुपीज़ का, वेरिएबल एक्सपेंसेस है 10 रुपीज़ के। तो ये 50 रुपीज़ की पूरी कॉस्ट है। तो मैं 100 में से 50 लेस करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के लिए मैं 100 रुपीज़ में से सिर्फ मटेरियल जो उसके ऊपर लगा हुआ है, प्लास्टिक वगैरह जो भी इंक है, वो जो 20 रुपीज़ की कॉस्ट है दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड। So you have to understand that while calculating or in the concept of value addition, you just have to deduct the amount of material cost only. अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत फेमस एग्जाम्पल है मेरी। मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज आप जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, और आप जो प्रोड्यूसर हैं वो आप बनाते हैं सिंपल बेसिक चेयर। अब आपने देखा होगा, आप स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर सिंपल बेसिक स्टूडेंट चेयर होती है जिस पे हैंड रेस्ट होता है, आप लिखते हैं, बेसिक चेयर होती है। अब जब आप वो चेयर बनाते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस आपने सेट की हुई है, लेट सपोज $20। ये सेलिंग प्राइस है। उसके ऊपर जो मटेरियल कॉस्ट है, जो भी मटेरियल, प्लास्टिक, आयरन, जो भी यूज हुआ है, उसकी जो कॉस्ट है वो है $10। अब सर मैं यहाँ पे ब्रैकेट का साइन क्यों बना रहा हूँ? वाई आई एम एक्चुअली मेकिंग दिस पर्टिकुलर साइन ऑफ ब्रैकेट, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर याद रखिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो आप उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड दैट दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट रेफर्स दैट आप उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस वैल्यू को उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो 20 - 10, अब आपके पास जो यहाँ पे अमाउंट है वो अमाउंट है वैल्यू एडेड की, एंड दैट इज नोन एज 10। तो क्या हुआ? द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज नोन एज वैल्यू एडेड। तो क्या सर ये वैल्यू एडेड मेरा प्रॉफिट है? नो, वैल्यू एडेड इज नॉट सेम एज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ हमने प्रोडक्ट की मटेरियल की कॉस्ट को डिडक्ट किया है। प्रॉफिट तो तब आता है जब आप सारी कॉस्ट और एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, लेबर, वेरिएबल एक्सपेंसेस, लेबर कॉस्ट, उसे डिडक्ट करते हैं $5। तो अब जो हमारे पास $5 की अमाउंट है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। तो ये जो $5 है ये मेरा प्रॉफिट है। तो सर आपने यहाँ पे एक चीज़ लिखी कि वैल्यू एडिशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी दैट हेल्प्स द बिजनेस इन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। सो हाउ द वैल्यू एडिशन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रॉफिट? अगर गौर से देखो और समझो इस चीज़ को, कि अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये हो जाता है 10 से फॉर एग्जाम्पल 15, तो 15 - 5 प्रॉफिट कितना हो गया? $10। यही वैल्यू एडेड अगर फॉर एग्जाम्पल 10 की जगह 20 हो जाए तो 20 - 5 हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 15। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू एडिशन यहाँ पे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ेगी तो साथ साथ प्रॉफिट की भी वैल्यू बढ़ेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड।
तो सर वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट क्या है? वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बॉट इन बाय अ बिजनेस, or it is an economic benefit that is added by the producer into a product to provide the benefit to the end consumer. Then we understood the concept of selling price and the cost of production. अब मुझे यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स रखूंगा ताकि और ज़्यादा ये जो पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ वैल्यू एडिशन है ये हमारे पास क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज आपके पास एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, खाली प्लॉट है। अब उस प्लॉट को आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और आप बना देते हैं अपार्टमेंट्स। सॉरी भाई, जेल जैसा लग रहा है, लेकिन अभी कंसिडर कर लो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लॉट पे आपने कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बना दी और अपार्टमेंट्स हैं। तो क्या अब इस पर्टिकुलर जो लैंड की कॉस्ट थी और जो अपार्टमेंट्स की वैल्यू है वो सेम होगी, या आफ्टर द कंस्ट्रक्शन लैंड की वैल्यू आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपार्टमेंट्स बढ़ गई हैं? ऑब्वियसली बढ़ गई हैं। इसी तरीके से आपके पास एक पर्टिकुलर लेदर पीस है, लेदर का एक पीस है आपके पास। अब यहाँ पे आप स्टिचिंग करवाते हैं और इस पर्टिकुलर लेदर पीस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इनटू लेदर जैकेट। तो जो लेदर पीस की कॉस्ट थी और जो लेदर जैकेट की आपकी वैल्यू है, क्या वो सेम होगी? नहीं। ऑब्वियसली आफ्टर द स्टिचिंग ऑफ दैट लेदर पीस, लेदर जैकेट बनने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास एक पर्टिकुलर कप ऑफ कॉफ़ी है। अब ये जो कॉफ़ी है ये नॉर्मल रोड साइड अनब्रांडेड कॉफ़ी है, और यही कॉफ़ी के ऊपर एक पर्टिकुलर आपने यहाँ पे ब्रांडेड लोगो लगा दिया है, और यहाँ पे स्टारबक्स और जो भी हमारे पास ये जो फेमस कॉफ़ी ब्रांड्स है उसका लोगो लगा दिया है। तो क्या अब वैल्यू उसकी सेम होगी या बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इन तीनों केसेस के अंदर हो क्या रहा है? तीनों केसेस के अंदर थ्रू बिजनेस डिसीजंस वी आर एडिंग वैल्यू। कि खाली पीस ऑफ लैंड पे अपार्टमेंट्स बना दिए, वैल्यू बढ़ गई। लेदर पीस को लेदर जैकेट में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू एडिशन हो गई। कॉफ़ी अनब्रांडेड थी, प्रमोशन ब्रांडिंग करके उससे वैल्यू क्या कर दी हमने? इंक्रीज कर दी। तो हम यहाँ पे जो बढ़ रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू क्या है हमारे पास? कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू, वैल्यू एडेड क्या था? द करंट, अभी जो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दैट इज नोन एज एडेड वैल्यू। अब इसी तरीके से हमारे पास सर एडिंग वैल्यू क्या है? व्हाट इज एडिंग वैल्यू? हमें चाहिए कि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, हमें चाहिए कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो जितनी अमाउंट ऑफ वैल्यू ऐड की जाएगी, जितनी वैल्यू एडिशन होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो सर कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू का मतलब है कि बिजनेस यहाँ पे कुछ मेथड्स या कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स अप्लाई करेगा, जिससे यहाँ पे जो वैल्यू एडेड ऑफ द प्रोडक्ट है वो बढ़ जाए। सर मतलब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी, तो अभी हमारे पास डिफरेंस क्या है? 10, ये 20 हो जाएगा। 10 से 25 हो जाएगा, 10 से 30 हो जाएगा। तो लेकिन सर होगा कैसे हमारे पास? व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स, वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज एडिंग वैल्यू। एडिंग वैल्यू इज वन ऑफ द प्रोसेस और इन विच द बिजनेस अप्लाई डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स टू इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ताकि ये जो डिफरेंस है ये बढ़ जाए, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर कनेक्टेड। तो वैल्यू एडिशन बढ़ाने से प्रॉफिट भी बढ़ाना है, तो बिजनेस को अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो बिजनेस को ये चीज़ भी बढ़ानी पड़ेगी। तो सर आ जाएं ज़रा समझते हैं कि एडिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मुझे एक चीज़ बताएं यहाँ पे, अगर मुझे एडिंग वैल्यू करनी है और आई वांट टू इंक्रीज द वैल्यू एडिशन, तो व्हाट आर द वेज दैट कैन बी यूज्ड? अगर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें समझ आती हैं। नंबर वन, आपके पास एक ऑप्शन है सेलिंग प्राइस वाला, और दूसरा ऑप्शन है मटेरियल कॉस्ट वाला। क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू फोकस कि ये दो चीज़ें ही हैं जिसके ऊपर वैल्यू एडिशन है। सेलिंग प्राइस और मटेरियल कॉस्ट, ये वैल्यू एडिशन है आपके पास। तो बेसिकली वैल्यू एडिट के साथ दो ही चीज़ें ही डील कर रही हैं, एक है सेलिंग प्राइस, दूसरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। तो एक ऑप्शन तो आपके पास क्या है? एक ऑप्शन तो ये है कि बिजनेस यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ा दे। अब अगर सेलिंग प्राइस बढ़ती है तो लेट सपोज सेलिंग प्राइस 20 की जगह 25 हो जाए, तो 25 माइनस 10 वैल्यू एडेड वुड बी 15। एक तो ये हो गया।
या फिर 20 से हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाए $30, तो 30 - 10 आपका वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 20। तो एक वे तो ये है कि बिजनेस यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बढ़ा सकता है। लेकिन अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ाता हूँ, तो सेलिंग प्राइस बढ़ाने से सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। बिकॉज वी ऑल नो कि सेलिंग प्राइस एंड डिमांड हैज़ द नेगेटिव रिलेशनशिप। वेन एवर द प्रोड्यूसर इंक्रीजेज द प्राइस, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल्स। तो एक तो मसला यहाँ पे ये है कि सेलिंग प्राइस अगर मैं बढ़ाता हूँ तो डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी मेरी? कम हो जाएगी। नंबर वन। दूसरा हमारे पास क्या है कि दूसरा हमारे पास ये है कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल को रिड्यूस कर दूं। अब सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पे $10 का मटेरियल लग रहा है, तो मैं 10 की जगह यहाँ पे चले जाऊँ $8 के मटेरियल की तरफ, तो 20 - 8, वैल्यू एडिशन वुड बी 12। इसी तरीके से मटेरियल कॉस्ट हो जाए $5, तो 20 - 5, वैल्यू एडिशन कितना हो जाएगा? 15। तो एक तरीका तो ये है। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिक्रीज करता हूँ, इसका मतलब ये है कि शायद मैं स्विच हो जाऊँ टू द चीपर सप्लायर, चीपर इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होगी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस। तो दोनों केसेस के अंदर बिजनेस यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है एडवर्सली, नेगेटिवली, कि अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ाता हूँ तो डिमांड कम होती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल को रिड्यूस करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। तो बिजनेस करे क्या? एनीवन? हम देखते हैं सबसे पहले ये चीज़, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये सेकेंडरी है, ये इंपॉर्टेंट या सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। पहले इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। सर, सेलिंग प्राइस बढ़ा दी सेम प्रोडक्ट की, तो नाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड। कि लेट सपोज आप एक दुकान पे जाते हैं, और दुकान पे आप जाते हैं, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, लेट सपोज आपने फॉर एग्जांपल ये पेंसिल खरीदी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस पेंसिल इज़ ₹20। आपने बाय करी, आ गए। थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज हुआ दैट यू नीड वन मोर पेंसिल। आप जाते हैं दोबारा उस शॉप के अंदर और वो कहता है ₹25। तो अब यहाँ पे बीइंग अ कस्टमर आप शायद इसको ना खरीदें, क्योंकि सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई एंड देर इज़ नो सच चेंज इन द प्रोडक्ट इज सेम। जो ₹20 का आपने प्रोडक्ट बाय किया था और अब जो आप ₹25 का प्रोडक्ट आपको ऑफर हो रहा है, उसकी दोनों के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अब डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पे अब मसला होता है कि जब प्रोडक्ट सेम होता है और उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, तो यहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। लेकिन व्हाट इफ द प्रोडक्ट इज इम्प्रूव एंड नाउ द प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी, प्रोडक्ट प्रोवाइड्स मोर बेनिफिट, प्रोडक्ट हैज मोर फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। तो अब जब पूरा प्रोडक्ट नया हो चुका है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, और ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हैं, तो नाउ इट इज़ अलाउड टू अ प्रोड्यूसर टू चार्ज द हायर सेलिंग प्राइस। अब प्रोड्यूसर ज़्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज कर सकता है, क्योंकि द प्रोडक्ट इज़ नो मोर सेम। सेम प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाऊंगा तो डिमांड अफेक्ट होगी, लेकिन व्हाट इफ़ वी इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस और द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है दैट गोइंग इज गोइंग टू इंटरवीन, एंड इट इज़ नोन एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जो कि प्रोडक्ट प्राइसेस, प्रमोशन, इनके साथ डील करता है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मेथड्स या कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स को यूज़ करेगा, जिससे हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द डिमांड एज मच, बिकॉज वी आर अलाउड, क्योंकि हमने ऐसी चेंजेस लेकर आ गए। तो मार्केटिंग डिपार्ट तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल हेल्प द प्रोड्यूसर इन इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, जिससे यहाँ पे वैल्यू एडेड इंक्रीज हो जाएगा। अब सर, क्या क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर सकता है? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड? क्या क्या मेथड्स यूज किए जा सकते हैं बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट? आ जाए। नंबर वन हमारे पास, टू ऐड न्यू फीचर्स एंड specifications into a product.
नंबर वन, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स एंड नए स्पेसिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपके पहले प्रोडक्ट में नहीं थे। तो नाउ द प्रोडक्ट इज मोर बेनिफिशियल, द प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग मोर बेनिफिट टू द कस्टमर। सर कैसे, हम वो सब अभी डिस्कस करेंगे। नंबर टू, इंक्रीज द कन्वीनियंस। नाउ व्हाट इज कन्वीनियंस? कन्वीनियंस टू अ कस्टमर का मतलब है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप मैकेनिक के पास जाते हैं गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए, तो सुबह जाएंगे शाम में आएंगे, वहाँ पे बैठना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा, सब कुछ है, वेस्ट ऑफ टाइम। बट वॉट इफ द मैकेनिक प्रोवाइड्स पिक एंड ड्रॉप सर्विस? वो गाड़ी पिक करे, उसे रिपेयर करे, पूरी आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करे और उसके बाद वो ड्रॉप कर दे। तो क्या अब मैकेनिक इस पिक एंड ड्रॉप के साथ जो चार्जेस लेगा वो कम लेगा, ज़्यादा लेगा? ज़्यादा, क्योंकि द मैकेनिक इज प्रोवाइडिंग द कन्वीनियंस। इसी तरीके से आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं और हेयर ड्रेसर को कॉल करते हैं फॉर द होम सर्विस, तो अब वो यहाँ पे ज़्यादा आपसे चार्जेस लेता है। तो आप ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट मोर कन्वीनियंट। आप फ्री डिलीवरीज दें, डोर स्टेप पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दें, ऑनलाइन ऑप्शंस दे दें, ऑनलाइन पेमेंट्स के ऑप्शन दे दें। तो जितनी आप कन्वीनियंस क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा ईजी होगा कस्टमर के लिए प्रोडक्ट लेना, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू पे हायर प्राइस। नंबर थ्री, luxurious advertisement एंड promotion। अब लग्जरियस एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास जो आ सकती है, दैट कैन बी ब्रांड इंडोर्समेंट। नाउ सर व्हाट इज ब्रांड इंडोर्समेंट? ब्रांड इंडोर्समेंट में आपने देखा है कि रोलेक्स जो हमारे पास वॉच कंपनी है, उसकी एडवर्टीजमेंट के अंदर हमारे पास फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स आ रहे हैं, फेमस टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, पब्लिक फिगर्स होती हैं, दे डू एडवर्टीजमेंट, दे एक्चुअली इंडोर्स द प्रोडक्ट। एम्बेसडर कह लें, स्पॉन्सरशिप्स कह लें, ये सब कुछ है। तो जब ये ब्रांड इंडोर्समेंट होती है, when the जितने हाई एंड सेलिब्रिटीज पब्लिक फिगर्स आर एसोसिएटेड एंड दे आर शोन इन द एडवर्टीजमेंट एंड दे आर डूइंग द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, इट गिव्स अ लग्जरियस इमेज। और अगर प्रोडक्ट की इमेज लग्जरी हो जाएगी हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि ऑटोमेटिकली द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव तो इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों? ज़्यादा है। So you need to understand that whenever the image of the product is considered luxurious by the customer, and if the customer perceives that the image is luxury, तो यहाँ पे they are going to perceive that the product is expensive and they are willing and they are ready to pay higher price। तो ये भी हो सकता है आपके पास। इसके बाद हमके पास एक और मेथड है, that can be luxurious packaging। अब सर व्हाट इज लग्जरियस पैकेजिंग? लग्जरियस पैकेजिंग का मतलब है कि आप यहाँ पे देखें जितनी भी हमारे पास ये फेमस लग्जरी वॉचेस होती हैं, उनके बॉक्सेस देखें आपने। पैकेजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप सुपर स्टोर्स में जाते हैं तो शेल्फ के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू कैच द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, दैट इज द पैकेजिंग। प्रोडक्ट तो आप कंज्यूम करेंगे बाद में, पैकेजिंग इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट और दैट इज गोइंग टू अटैच गेट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर। तो पैकेजिंग प्लेज अ वाइटल रोल एज वेल। कि आप लग्जरियस पैकेजिंग करें, अच्छी पैकेजिंग करें, तो इट इज गोइंग टू गिव अ प्रीमियम इमेज और द लग्जरियस इमेज टू अ प्रोडक्ट विच विल अलाउ द प्रोड्यूसर टू चार्ज हायर सेलिंग प्राइस। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं बाय दैट कैन बी यूज बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। और जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऐड होगी। अब सर कैसे होगी, आज एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम अभी लास्टली सिंपल एक बेसिक चाय की कैलकुलेशन कर रहे थे कि वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दी स्टूडेंट्स चेयर्स, जो क्लासेस के अंदर आपने स्कूल्स के अंदर कोचिंग सेंटर्स के अंदर देखी हैं, वो सिंपल चेयर है। और जो उस पर्टिकुलर सिंपल चेयर है उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो हमारे पास थी $20। उसके ऊपर जो मटेरियल लग रहा था हमारे पास, जो भी प्लास्टिक आयरन वगैरह, वो था $10। और हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा था और जो वैल्यू एडेड थी हमारे पास, वो थी कितने डॉलर? 10। और हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो थे $5 के। और हमारे पास जो प्रॉफिट था वो था $5। ये हमारे पास केस था लास्टली। अब लेट्स सपोज यू आर दी
मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स चेयर। अब गौर से इस चीज़ को समझना और सुनना कि आप जो हैं वो इस पर्टिकुलर कंपनी के क्या हैं, मार्केटिंग मैनेजर। एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड वैल्यू इन टू दिस प्रोडक्ट। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू क्या करें, ऐड करें। तो यहाँ पे आप दिमाग चलाते हैं और आप कहते हैं कि मैं कुछ अप्लाई करता हूँ मेथड्स। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेथड्स अप्लाई हों। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेथड्स हर प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई किए जाएँ। किसी प्रोडक्ट के अंदर अप्लाई होंगे, किसी के अंदर नहीं होंगे, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3। आपने इस सिंपल चेयर को ट्रांसफ़ॉर्म करके बिल्कुल एक नई शेप और एक नई फ़ॉर्म दे दी है और उसका नाम रख दिया रिलैक्सो। सही है? अब उसकी जो सेलिंग प्राइस पहले $20 थी, अब उसकी सेलिंग प्राइस आपने 75% से इंक्रीज़ करके 35 कर दी है। पहले $20 थी, अब $35 है। अब सवाल ये है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर व्हाट हैव यू डन? Why you have increased the prices by 75%, or what are the new features and specifications that you have added into the product? तो आइए सबसे पहली चीज़ इसको देखते हैं। क्या नए फीचर्स ऐड करें? सिंपल बेसिक चेयर थी, उसके अंदर सबसे पहले मैंने ब्लू कलर के अलावा 4 डिफरेंट कलर्स की और रेंज बना दी है। ब्लू भी है हमारे पास, ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है। So now the customer has variety and the choice to choose between the different colors. Number 1. Number 2, I have added the cushion in order to make these chairs more comfortable. पहले क्वेश्चन नहीं था, अब मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया। मैंने स्टूडेंट्स चेयर के नीचे बास्केट ऐड कर दिया सो दैट द स्टूडेंट्स कैन कीप द नोटबुक्स एंड स्टफ। और वो जो हेड रेस्ट है जिस पे बच्चे लिखते हैं हमारे पास, उसको मैंने फोल्डेबल बना दिया ताकि इजीली बच्चे बैठ सके और खड़े हो सकें। क्या प्रोडक्ट सेम है? नो, प्रोडक्ट इम्प्रूव हो गया है। कन्वीनियंस इस तरीके से क्रिएट कर दी है कि मैंने ऑनलाइन वेबसाइट बना दी है। नाउ द कस्टमर कैन पे ऑनलाइन एंड दे विल गेट दीज चेयर्स एट द डोर स्टेप, चाहे वो कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कोचिंग सेंटर्स हो। कन्वीनियंस। एडवर्टाइजमेंट, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे ड्रामा शूट हो रहे हैं जहाँ पे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शूटिंग हो रही है, तो वहाँ पे सब कॉन्शियसली इन चेयर्स को प्लेस कर दिया। पैकेजिंग इतनी ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगी क्योंकि चेयर जैसा जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग डजंट मैटर दैट मच। क्या सर अब मैं सेलिंग प्राइस 20 से 35 कर सकता हूँ? यस, बिकॉज आपने पूरा का पूरा प्रोडक्ट तकरीबन ही चेंज कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि सर मटेरियल की कॉस्ट भी तो इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि पहले जो मटेरियल था उसके अंदर क्वेश्चन और ये बास्केट वगैरह ऐड नहीं थी, नाउ यू हैव एडेड। तो मटेरियल कॉस्ट भी बच्चों इंक्रीज हुई है और मटेरियल कॉस्ट 10 से $15 की हो गई है। तो एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा कि जब भी वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस नहीं, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ता है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा रेट से बढ़ेगी एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लुक एट द एरोस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस भी बढ़ रही है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा अमाउंट से बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तभी तो जाके प्रॉफिट होगा। अगर $5 से मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है और सेलिंग प्राइस $5 से बढ़ते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट पहले जितना था वही इस कॉन्ट्रा सेट ऑफ हो जाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेलिंग प्राइस और मटेरियल कॉस्ट दोनों बढ़ेगी, लेकिन सेलिंग प्राइस ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा रेट से बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू द मटेरियल कॉस्ट। तो अब आप देखें ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू एडिशन कितना हो गया। पहले वैल्यू एडिशन 10 था, अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू एडिड की अमाउंट है वो कितनी हो गई है, 20। तो सर एक्सपेंसेस भी तो बढ़े होंगे। येस, आई डू एग्री कि पहले हम डिलीवरीज वगैरह नहीं दे रहे थे, अब हम दे रहे हैं। तो एक्सपेंसेस हमारे 10 से, वो 5 से $10 हो गए, सॉरी। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो $10 है, पहले कितना था हमारे पास, 5। सो दिस इज हाउ वैल्यू एडिशन वर्क्स। अब आप देखें ना हमारे पास कि ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, ये टोयोटा वगैरह, तो टोयोटा का एक प्रोडक्ट है हमारे पास करोला। उसके अंदर दो वेरिएंट्स हैं हमारे पास, एक है एक्सेल आई, एक है हमारे पास जीएल आई। तो ये जितनी भी हमारे पास कार्स होती हैं उनके हमारे पास ये डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। तो आ जाए ज़रा समझेंगे हाउ दीज पर्टिकुलर वेरिएंट्स क्या होता है, गेम बेवकूफ़ कैसे बनते हैं। भाई एक्सेल आई के अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, हमारे पास एज सच पावर सिस्टम नहीं है, और हमारे पास
मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी है। इसी तरीके से हमारे पास जो जीएलआई है उसके अंदर हमारे पास एबीएस भी है। उसके अंदर बिजनेस के पास पावर सिस्टम, विंडोज़ वगैरह पावर सिस्टम है। और जो हमारे पास गाड़ी है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अब मैं इन सारी चीज़ों से पहले, ये इन्फ्लेशन और लोकल मार्केट्स की जो गाड़ियों की वैल्यू इतनी बढ़ गई उससे पहले की बात कर रहा हूँ। एक्सएल आई की वैल्यू थी हमारे पास 18 lakhs, और जीएलआई की वैल्यू थी हमारे पास 24 lakhs। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस, 6 lakhs का डिफरेंस है। क्या आपको लगता है कि ये जो फीचर्स हैं जो इसमें हैं और इसमें नहीं है वो 6 लाख रुपए के? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 3 लाख, लेकिन सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ा दी? 6 लाख से। तो आप देखें ना कि डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं गाड़ियों के, उसके अंदर कुछ कुछ फीचर्स ऐड करते हैं एंड दे चार्ज एंड दे इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। दिस इज हाउ वैल्यू एडेड इज डन एंड दिस इज हाउ प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। तो ये होता है। इसी तरीके से आप होटल के अंदर देखते हैं तो दो रूम्स बिल्कुल सेम है, लेकिन एक रूम के अंदर सी फेसिंग व्यू है। सो दैट पर्टिकुलर फीचर ऑफ सी फेसिंग एड्स वैल्यू, जिसकी वजह से दैट पर्टिकुलर होटल चार्जेस द प्रीमियम एंड हायर प्राइसेस फॉर दैट स्पेसिफिक रूम दैट हैज़ द सी फेसिंग। तो ये हमारे पास वैल्यू एडिशन सारी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो डू रिमेंबर कि सेलिंग प्राइस भी बढ़ती है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी बढ़ता है, लेकिन सेलिंग प्राइस ज़्यादा रेट से बढ़ती है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो अब सवाल ये है हमारे पास कि सर, what is the importance of value addition? Why value added is important? Number one, it allows the producer to pay out the expenses. अगर आप देखें यहाँ पे, ये मेरी अमाउंट वैल्यू एडेड की ज़ीरो हो जाए 10 से, तो क्या मैं अपने दूसरे एक्सपेंसेस पे कर सकूंगा? नो। यहाँ पे मेरी वैल्यू एडेड की अमाउंट जीरो हो जाए तो क्या बिजनेस वुड बी एबल टू पे द अमाउंट ऑफ $10? नो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वैल्यू एडिशन की अमाउंट हमें हेल्प करती है इन पेइंग आउट द एक्सपेंसेस। नंबर टू, इट अलाउज द प्रोड्यूसर टू चार्ज हायर सेलिंग प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो वैल्यू एडिशन करेंगे, नए फीचर्स ऐड करेंगे, प्रोडक्ट को इनोवेट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तब हम जाके हाई सेलिंग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। और जब सेलिंग प्राइस हाई चार्ज होगी तो दिस इज हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न प्रॉफिट। नंबर थ्री, इट मेक्स द प्रोडक्ट इनोवेटिव एंड competitive। अब सर, इनोवेशन और क्या मतलब है हमारे पास इनोवेशन का? व्हाट इज इनोवेशन एंड व्हाट इज कंपैटिटिव? देखो, इनोवेशन का मतलब है कि व्हेन यू अप्लाई न्यू आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेशन लेकर आते हैं। जैसे हुआवे स्मार्टफोन के अंदर इनोवेशन लेकर आया। सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस कर दिया फोल्डेबल फ़ोन। अब उसने ट्राई फोल्ड फ़ोन इंट्रोड्यूस कर दिया, टच स्क्रीन ट्राई फोल्ड फ़ोन। दैट इज़ नोन एज इनोवेशन। कमिंग अप विद द न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़, ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना जो पहले नहीं है हमारे पास, दैट इज़ इनोवेशन। कंपैटिटिवनेस का मतलब है कि आप जब मार्केट में, यू आर नॉट द ओनली बिजनेस, दे आर नंबर ऑफ कंपैटिटर्स, दे आर नंबर ऑफ बिजनेसेस दैट आर ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एज यू आर ऑफरिंग। तो जब मार्केट कंपैटिटिव हो जाती है, जैसे टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल मार्केट बहुत ज़्यादा कंपैटिटिव है, फैशन बहुत ज़्यादा कंपैटिटिव है। तो जब इतनी ज़्यादा कंपटीशन होता है हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन हेल्प्स यू इन सर्वाइविंग। हमारे पास एग्जांपल है ब्लैकबेरी की, हमारे पास एग्जांपल है नोकिया की, कि दे फेल टू अडॉप्ट एंड दे फेल टू अडेप्ट, दे फेल टू इनोवेट। तो मार्केट से आज वो बाहर हो गए हमारे पास। तो इफ़ यू वांट टू compete इन द मार्केट, सो यू हैव टू ऐड वैल्यू, ताकि आप कस्टमर को भी रोक सकें, क्योंकि आपके कंपैटिटर्स जब इनोवेशन लेकर आएंगे, चेंजेस लेकर आएंगे, तो जो लॉयल कस्टमर्स होंगे उनको अगर आप नई इनोवेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो दे आर गोइंग टू स्विच टू द राइवल्स प्रोडक्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट में compete करने के लिए यू हैव टू ऐड वैल्यू एंड यू हैव टू गो थ्रू इनोवेशन। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एडिशन। ये होता है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास एक स्टोरी है छोटी सी, आई एम गोइंग टू टेक 2 मिनट्स। द स्टोरी ऑफ मैग्नम वॉल्स। वॉल्स हमारे पास इज द सब्सिडरी ऑफ यूनिलेवर। वॉल्स की कैटेगरी के अंदर, प्रोडक्ट लाइन के अंदर देखें, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर मैग्नम इज वन ऑफ द प्रीमियम प्रोडक्ट।
मैग्नम ऐसा नहीं था, मैग्नम की इमेज कर दी थ्रू वैल्यू एडिशन। मैग्नम वाज़ डिसकंटिन्यूड 4 टू 6 मंथ्स के लिए और 6 महीने के बाद मैग्नम रीलॉन्च की गई थी, लेकिन जब डिसकंटिन्यू हुई थी और रीलॉन्चिंग के बाद क्या लेके आ गए डिफरेंसेस। नंबर 1 आप देखें, जब भी मैग्नम को आप देखते हैं तो मैग्नम की जो रैपर और पैकेजिंग है वो सबसे डिफरेंट है अमंग्स ऑल द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द वॉल्स। इट गिव्स अ लग्जरियस इमेज कि पैकेजिंग डिफरेंट है। दूसरा, दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस द लोगो एम in order to give a distinctive feature or in order to distinguish that this particular logo M refers to Magnum. नंबर 3 हमारे पास उन्होंने नए फ्लेवर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए व्हेन दे रीलॉन्च। क्लासिक के साथ साथ एलमंड और मल्टीपल फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। और मैग्नम के उस टाइम पे ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए वन ऑफ द लीडिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर वाज इंडोर्स इन द एडवर्टाइजमेंट। और इसके बाद उन्होंने प्राइसेस बढ़ा के प्रोडक्ट को क्या करा, लॉन्च किया। तो ये सारी चेंजेस के बाद दे इंट्रोड्यूस द हायर प्राइसेस एंड दिस इज हाउ वैल्यू एडेड वाज डन। दिस इज वैल्यू एडिशन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।